जब एक परिवार 4 लोगों का एक घर के अंदर रहने में मुश्किल होने लगती है, आज के टाइम पे ज्वाइंट फैमिली का कल्चर भारत में खत्म होता जा रहा है और हस्बैंड वाइफ बस 2 लोग रहना चाहते हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी 17-18 साल बाद कह देते हैं कि जी तुम अलग हो जाओ। इस सिचुएशन में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जहां हर एक कैंडिडेट अपने इंटरव्यू के लिए, अपने करियर के लिए आया है, वो 2 दिन एक ग्रुप के अंदर बंधा हुआ है जिसको जीटीओ साहब मॉनिटर करने हैं। इस ग्रुप में कुछ लीडरलेस टास्क होंगे, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं होता। तो मानी बात है सर कि ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, बड़ा लाजमी है सर। बाप बेटे में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, माँ बेटे में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो भाई ये 10 लोग हैं तो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ साहब किन चीजों को गौर कर रहे हैं? क्या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता है? क्या कोई कैंडिडेट फादर का रोल अदा कर सकता है कि भाई कोई बात नहीं, चलो 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 वापस काम पे लगते हैं? ये सब चीजें पॉसिबल हैं। और नेचुरली आप हमेशा बोलते हैं कि जी जीटीओ टेस्ट इज अबाउट योर नेचुरल परफॉर्मेंस, तो नेचुरली ये सारी चीजें पॉसिबल हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल है सर। देखिए जैसा व्यक्तित्व होगा इंसान का जी वैसा ही वो काम करेगा जी। और जीटीओ प्रोसेस इज टेस्ट ऑफ योर डायनामिक पैटर्न बिहेवियर जी। तो डायनामिक क्या है कि दूसरों की प्रेजेंस की वजह से जो आपके व्यवहार में बदलाव आता है उसको कहते हैं डायनामिक बिहेवियर किसी का। सवाल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इनको कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की परिभाषा क्या है। When 2 or more people in a group compete for same restricted objective, जो एक ऑब्जेक्टिव है ग्रुप के अंदर, उसी एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कॉम्पिटिट करने लग जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होना शुरू होते हैं। इसके ऊपर एक थ्योरी है सर, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, या इसको रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, RGTC जी। ये थ्योरी 1950 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया था। इसको बनाया था डोनाल्ड टी कैंपबेल ने। अच्छा। ये यूएसए के साइकोलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने सोशल साइंस में भी बहुत काम किया था, तो इनको सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। और फिर 1954 में जी एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कहते हैं रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। अच्छा। ये एक्सपेरिमेंट किया था एक टर्की के थे मुजाफिर शरीफ और दूसरे थे कैरोलिन वुड शरीफ। इन दोनों लोगों ने इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित या सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट देखिए जो ग्रुप के अंदर होते हैं जी, ये 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ग्रुप में। अच्छा। 1 इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या है सर कि जैसे लोग आपस में, जैसे मेरी आपसे मतभेद होने लग जाए तो जो मेरे आपके विचार अलग अलग है ना, तो जो मैं आपकी बात से या क्रिटिसाइज करते हैं लोग, डिसएग्री करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन में आई डिसएग्री विद यू है ना जी। तो ये है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। दूसरा होता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हो सकता है। हाँ ये हो सकता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट जी। ठीक है। उसके बाद आता है फिर स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जैसे ग्रुप में बैठे हैं, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाना होता है, जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी उसको थोड़ा सा दिखाना होगा। एक बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, उसको थोड़ा सुपीरियर दिखाने की कोशिश। जैसे कमांड टास्क में किसी को बुला लिया तो उसके अंदर भी ये स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। नहीं, कमांड टास्क में नहीं आता क्योंकि वहां अपॉइंटेड लीडर है। लीडरलेस टास्क में, अच्छा, जहां पर हम बैठे, हम में लीडर कोई नहीं है, मगर एक बंदा जो है वो आया है बैंगलोर जैसे शहर से या चंडीगढ़ जैसे शहर से, बहुत अच्छी एजुकेशन है, इंग्लिश और ये सारी चीजें, और एक बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से बैठा है तो वो अपने आप ही सुपीरियर समझ लेता है अपने आप को। ये स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसके अंदर।
अच्छा, ठीक है जी। फिर एक आ गया इसके अंदर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब डिफरेंस, जो प्रोसेस में जो डिफरेंस है उसको फॉलो करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं या डिसएग्रीमेंट जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जी। और इस समय जो आपका व्यवहार होता है ग्रुप के अंदर जी, ये भी 4 प्रकार का होता है। वैसे मेजरली ये 2 तरीके का है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। 2 तरीके के बिहेवियर होते हैं उस समय। एक तो बनाने वाली बात होती है, एक बिगाड़ने वाली बात होती है। बट उसमें भी 4 चीजें आई, जैसे एक्टिव कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो सबसे बेहतर होता है। एक्टिव कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर का मतलब इसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लोग करेंगे। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरों की योजनाएं, क्या वो कहना चाहते हैं, ठीक है, वो लेना लग जाएगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव लेना शुरू करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, इसके बीच में से आखिर सही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, सबको एक दिशा में ले चलने की कोशिश करेगा। तीसरा, एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिस्पॉन्सिबली, वो उस समय अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर करता है। देन रीचिंग आउट टू एवरीवन इन ग्रुप, वो हर किसी की तरफ देखता है कि हाँ जी आप भी मेरी बात सुने, तो सबकी तरफ, मतलब कोई अपना विचार नहीं रखता है, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, जो कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो वो सबको साथ लेकर के चलेगा और एक दिशा में चलना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। ये है एक्टिव कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जो कि सबसे अच्छा होता है कैंडिडेट के अंदर। फिर इसके बाद होता है पैसिव कंस्ट्रक्टिव। पैसिव कंस्ट्रक्टिव के लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चिंता तो होती है ये खत्म हो जाए, मगर करते भी नहीं ज्यादा कुछ, है ना। डिलेड रिस्पॉन्सेज होते हैं इनके, थोड़ा सा, ठीक है, स्लो रहेंगे रिस्पॉन्स करने में, या फिर ये अज्यूम करते हैं, है ना, इंटेंशंस जो होता है पॉजिटिव इंटेंशंस अज्यूम करते हैं, ठीक है। या फिर इनका जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, ये चिंतनशील होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ये, ठीक है। या फिर ये मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाते हैं कि आपने दिया, वो सबके सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। ये पैसिव कंस्ट्रक्टिव हुआ, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत बुरा नहीं कहेंगे, मगर हाँ अभी आप एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल से थोड़ा नीचे है। फिर आता है पैसिव डिस्ट्रक्टिव, जो 3rd स्टेज जी, दैट इज लाइक कि बात को अवॉइड कर जाना, ओवरलुक करना, सुनना नहीं जी, या किसी को मान लेना, है ना, कि ठीक है, ओके, आई एग्री टू यू, नाउ प्रोसीड, इस तरीके की बातें, मतलब टाल करके, और जो है चीजों को, ये इनका बिहेवियर इस तरीके का होता है कि चीजों को टालने में विश्वास करते हैं। या फिर ये सेल्फ क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ठीक है, कि अच्छा ठीक है, वो आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके की चीजें होती हैं। इमोशंस को छुपाने लग जाते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते ग्रुप के सामने कि हमारी अहमियत क्या है यहाँ पर, ठीक है। या ये लोगों के इर्द गिर्द ज्यादा काम करते हैं, दे कीप वर्किंग अराउंड द पीपल। ये होता है पैसिव डिस्ट्रक्टिव इंसान की पहचान। और फिर चौथा होता है एक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जो कि सबसे खराब। एक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या करेगा, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, मतलब उसको कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरा ही सिक्का चलेगा, अहम, ठीक है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। फिर गुस्सा जाहिर करेगा, डिस्प्लेइंग एंगर, ठीक है, खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएगा, निगेटिव बातें करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर डिमीन करेगा दूसरों को, क्रिटिसाइज करेगा, ठीक, या फिर रिटेलिएट करना शुरू कर देगा, आपने कोई बात की, आपकी बात को रिटेलिएट करना शुरू कर देगा। या फिर इंटेंशन इन्वेंशन ज्यादा होता है इनका। इंटेंशन इन्वेंशन का मतलब हो गया कि अपने इरादों को ही ढूंढता रहता है, बात कहीं की कहीं चलेगी मगर उसका इरादा नहीं छूट रहा मन से कि मेरा जो है वो कहाँ फिट होगा इसके अंदर। तो ये होते हैं एक्टिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाले लोग, जो कि सबसे खराब होता है। ये 4 प्रकार के बिहेवियर हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से इनको एक्टिव कंस्ट्रक्टिव बने रहना चाहिए, और ये जीटीओ को दिखाई देता है कि इसमें कौन ग्रुप को संभाल रहा है, जो नेचुरल क्वालिटीज। हाँ, ग्रुप के साथ देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि टीम के साथ टीम वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आपको।
शुरुआती दिन में ही अपने गेम्स, टीम गेम हमेशा खेलना चाहिए। मैं क्यों बार बार कहता हूँ टीम गेम खेला करो, टीम गेम खेलिए, टीम एक्टिविटीज़ के अंदर रहिए। तो और ग्रुप के साथ जितना अच्छे दोस्त बनाइए आप, ठीक है, फ्रेंड सर्कल हमेशा अच्छा होना चाहिए इनका। तो इस तरीके की बातें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपका ग्रुप बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव बंदा बन जाए। हाँ, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना सीख जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, अगर लीडरलेस वर्क है तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मगर उसमें आपकी जो काबिलियत है वो अच्छी दिखाई देती है कि यार बुरे वक्त में ये इंसान कितना संभाल सकता है। और मेरे ख्याल से सर एक्टिव कंस्ट्रक्टिव ही कैंडिडेट जीटीओ साहब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है, उनकी प्राथमिकता वही है हमेशा। क्या बात है सर, मजा आया आपसे इस मुद्दे पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एस्पिरेंट्स सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अपने आप में बड़ा ही सुंदर टेस्ट है जो हर एक क्वालिटीज नेचुरली कैंडिडेट दिखा देता है उन टेस्ट को परफॉर्म करते हुए। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पास रेट 3.16% है और इसके बावजूद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हर एक बैच से हम फौज को सिलेक्शंस दे रहे हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं। तो अगर आपका भी लक्ष्य फौज में एक अच्छा अफसर बनने का है, आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से डरे बैठे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एसके सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी 2003 में लेगेसी जो मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा ने स्टार्ट की थी, उस लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं सर लोग, आगे बढ़ा रहे हैं, हर बैच में रिजल्ट्स दे रहे हैं। 653 से ज़्यादा अधिकारी फौज में ऑलरेडी त्रिशूल के एलुमनाई हैं जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं, तो इंतजार ना करें, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी प्रोग्राम्स में एनरोल लें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।